जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जिसमें से आपको बता दें कि इसमें हम लोग पॉलिटी, मूल विधि, इसके अलावा पूरी जीएस जीके को कवर करेंगे। यूपी स्पेशल भी इसमें हम लोग सम्मिलित करके लाए हैं, तो लगभग 40 क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन है इसमें जो पीवाईक्यू भी हैं और साथ में संभावित प्रश्न भी हैं। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं। आपको बता देंगे ये मूल विधि के चैप्टर हैं जो हमने एक एक करके आप लोगों के लिए पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। इसकी प्लेलिस्ट आप लोग जा करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीट कराया, साथ में इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध कराई है। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमने पूरी इसकी मूल विधि कराई है, साथ में पॉलिटी भी कराई है। यूपी स्पेशल की जो क्लासेस चल रही थी उनमें से लगभग 3 वीडियो में हमने 18 से 20 चैप्टरों को कंप्लीट किया है, तो वो भी वीडियो जा करके आप देख लीजिएगा। तो ये सारी मूल विधि हम फ्री में कंप्लीट कर चुके हैं, पीडीएफ भी उपलब्ध करा चुके हैं। बाकी आप इनका जा करके नोट्स देख लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत किसकी विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं अनुच्छेद 168, 169, 171 और 70। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब बताइए इसमें कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें से विधान परिषद की स्थापना और उसके भंग होने की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो आपको बता दें कि इसमें आप लोग जानते हो कि जो आर्टिकल 169 है, 169 आर्टिकल बताता है कि कोई भी राज्य विधान परिषद की स्थापना कर सकता है और उसकी समाप्ति की व्यवस्था यहाँ पे बताई गई है। अब आपका ये यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है। यूपी में अगर आपको बता दें तो राजकीय अगर पुष्प पूछे तो क्या होता है, तो पलाश होता है। राजकीय वृक्ष क्या होता है, तो अशोक होता है। अगर राजकीय पक्षी पूछे तो सारस या क्रोच होता है। राजकीय पशु क्या होता है, तो बारहसिंगा होता है। राजकीय खेल क्या होता है, तो हॉकी होता है। तो ये सब आप जानते हैं, साथ में आप इन चीज़ों का भी रिवीजन करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दांडी नामक सत्याग्रह, जो दांडी सत्याग्रह चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, तो ये कब चलाया गया, इसकी शुरुआत कब की गई। इसमें ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 1929, 1930, 1931 या 1932 में। तो आपको बता दें जो दांडी यात्रा जो गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी वो मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक चलाई गई थी। कब तक, 5 अप्रैल 1930 तक। तो इसमें डायरेक्ट जो उन्होंने पूछा है सन पूछा है, तो क्या हो जाएगा 1930। आपको बता दें जो पीवाईक्यू की सीरीज हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी उसमें ये पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है, जो 2021 की जो यूपीएसआई की जो वैकेंसी थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत विशेष न्यायालयों में मुकदमे की सीमा क्या है। क्या सीमा तय करी गई है पॉक्सो अधिनियम 2012 में, मुकदमे की सीमा क्या तय करी गई है। ऑप्शन आपके पास है 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 90 दिन। तो ये जो इसकी सीमा तय करी गई, हमने जब ये अधिनियम पढ़ाया था तो उसमें इसके जितनी भी धाराएं थी साथ में वो भी कराया था और बेसिक आप लोगों को कंप्लीट कराया था। तो इसमें कितना है, तो 1 ईयर इसमें आपको बताया गया था। समय सीमा इसकी कितनी थी, तो 1 साल थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। अगर अभी भी आपके पास समय, टारगेट हमारा 14 से 15 मार्च है जिसमें यूपीएसआई का एग्जाम होना, अभी भी आपके पास समय 3 महीने का लगभग है, 3.5 महीने का समय है। अगर आप बैच से नहीं जुड़े हो, कंटेंट आप इधर उधर भटक रहे हो, तो आप यूपीएसआई का कंप्लीट कंटेंट ले सकते हैं, जिसमें सॉल्व पेपर पिछले 15 सालों के मिलेंगे, समान अध्ययन कंप्लीट मिलेगी, यूपी स्पेशल मिलेगा, साथ में मूल विधि और पॉलिटी की भी, यानी 4 बुकलेटें प्लस एक स्टैटिक की अलग से आपको प्रोवाइड होगी। कंप्लीट नोट्स एप्लीकेशन में पढ़े हैं। एप्लीकेशन का नाम है जीएस रिव्यू। जीएस रिव्यू ये हमारा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसमें आप पेड बैच में जाकर के देख सकते हैं, सारा उसमें विधिवत तरीके से कंप्लीट करके नोट्स डाल दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक लगा देंगे, टेलीग्राम का भी लिंक लगाएंगे, वहाँ से जा करके आप डिटेल वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसकी डेमो पीडीएफ भी आप लोगों को हमने उपलब्ध करा रखी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नशे में वाहन चलाने की सजा क्या है। अगर
ये मोटर वाहन अधिनियम हमने पढ़ाया था, इसमें संशोधन भी कई करे गए थे। तो उस संशोधन के तहत जो 2019 का जो अंतिम संशोधन था उसमें ये बात बताई गई थी, अगर आप नशे में गाड़ी चलाते हैं तो उसमें सज़ा क्या होगी। पहली बार में 10,000 का जुर्माना या 6 महीने की कैद, दूसरी बार में 15,000 का जुर्माना या 2 साल की कैद। तो इसमें क्या सही है? ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है या कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो पहली बार में इसमें सज़ा का प्रावधान था वो 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की कैद थी, और दूसरी बार में 15,000 का जुर्माना और ये 2 साल की कैद। तो इसमें दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। जो हमने मोटर वाहन अधिनियम 2019 बताया था उसमें हमने जब आप लोगों को उसके प्रावधान बताए थे तो उसमें चीज़ हमने अच्छे से क्लियर करी थी। आप जाकर के वीडियो जरूर देखिएगा मूल विधि के। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? हमने बताया ये पूरा कंप्लीट मूल विधि पॉलिटी जीएस जीके यूपी स्पेशल पूरा कंप्लीट टेस्ट है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो इन चीज़ों को अच्छे से आप जवाब भी दे रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो एप्लीकेशन में जा कर के पीडीएफ नोट्स को प्रिंट आउट करा करके अच्छे से मेहनत करते हैं, और कोई समस्या होती है तो व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करते हैं। अगर कोई दिक्कत आप लोगों को हो तो 87 26 36 25 33 ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप हमें बता सकते हैं। कोई अगर नोट्स में प्रॉब्लम हो, नोट्स डाउनलोडिंग करने में प्रॉब्लम आ रही हो, या नोट्स परचेज ना कर पा रहे हैं उसमें समस्या हो, आप हमें इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके समस्याओं का निदान भी करेगी। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन है फूल, पत्ता, तना या जड़। तो किसको कहा जाता है? तो आप सभी जानते हो पौधों का खाद्य कारखाना। तो आप सभी जानते हो कि पौधे के प्रत्येक भाग में पानी पहुंचाने का काम कौन करता है? कौन करता है? जाइलम। कौन करता है? जाइलम। और पौधे के प्रत्येक भाग में खनिज को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो ये ऊतक पाए जाते हैं पौधों में, दो ऊतक पाए जाते हैं पौधों में। तो पौधों में जो खाने का काम, खाना बनाने का काम करते हैं वो कौन करती हैं? तो पौधे की हरी पत्तियां करती हैं। किस माध्यम से? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है उसके माध्यम से ये करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? यानी पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसको ये CRPC के बाद इसको बनाया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसमें क्या किया गया? 2023 में इसको कन्वर्ट किया गया CRPC को BNSS में। तो इसमें बताया गया कि पुलिस हिरासत में जो अधिकतम समय सीमा होती है वो कितनी होती है? 15 दिन। हमने BNS और BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा संहिता इन दोनों को हमने अच्छे से कंप्लीट किया था। हमने बताया था आप लोगों को कि जब IPC से BNS में कन्वर्ट किया गया था और CRPC से BNSS में कन्वर्ट किया गया था। ये नए कानून थे जिसको सरकार ने 2023 में इन पुराने कानूनों में बदल करके नए कानूनों का निर्माण करा था, उसमें कुछ संशोधन करा था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है? किसके? कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को क्या करता है? कम करता है। जो कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन के उनको जरूर हाईलाइट किया करिए, इससे पता चलता है क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। क्या होता है? ग्लूकागन या इंसुलिन या एड्रेनाइल या फिर थायरोक्सिन। तो क्या होता है? तो इंसुलिन है जो क्या करता है कि हार्मोन्स के रक्त शर्करा के स्तर को कम करने का काम करता है। जिस व्यक्ति को शुगर हो जाती है, आप जानते होंगे कि जिस व्यक्ति को शुगर हो जाती है उस व्यक्ति में क्या किया जाता है? शुगर वाले पेशेंट में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर बढ़ी होती है तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे उसकी शुगर लेवल क्या होती है? कंट्रोल होती है। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय
शासन संस्थाओं में कितने प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करी गई थी? एक अभी संशोधन हुआ था, अंतिम संशोधन था शायद 106वां संविधान संशोधन, आपको याद होगा 106वां संविधान संशोधन था, जिसमें ये बात कही गई थी मोदी कैबिनेट में कि इसमें महिलाओं की सीटों को रिजर्व करा गया है स्थानीय शासन संस्थाओं में। उसमें कितने % सीटों को रिजर्व किया गया था? आपके पास ऑप्शन है 25, 33, 50, 60। तो कितने % सीटों को? तो 33% सीटों को रिजर्व किया गया है। यानी कि अगर 100 सीटें हैं तो 33 सीटें होंगी जो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, उनमें महिला ही इलेक्शन लड़ेंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग पूरे अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों का स्तर बिल्कुल यूपीएसआई के मॉडल पेपर को देखते हुए बनाया गया है। तो निश्चिंत होकर के क्वेश्चनों को आप देखिए और जिस तरीके से क्वेश्चन करा रहे हैं उसी तरीके से बिल्कुल आप क्वेश्चन को करते जाइए और अपने आप को चेक भी करिए कि जो आपने पढ़ा है वास्तव में आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कोर्स बिल्कुल जिस तरीके से दिया है नोट्स, आप बस रिवीजन करिए और खूब अच्छे से एमसीक्यू टेस्ट वगैरह आप लगाइए। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने वर्ष तक पद पर रहता है? किसके बारे में पूछा गया है कि पूछ रहा है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो होता है अपने कितने साल तक पद में रहता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक आयु या 70 वर्ष की आयु। तो कब तक रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पे बना रहता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भू राजस्व संहिता में भूखंड का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? कहने का जो मतलब है इस क्वेश्चन का, खतौनी, खसरा, जमाबंदी या पट्टा क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश में जो भू राजस्व व्यवस्था है उसमें भूखंड, जिसमें उस जमीन का जो रिकॉर्ड होता है, लेखा जोखा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये आपकी जमीन है, ये कैसे आप सिद्ध करोगे? उस रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है खतौनी। क्या कहा जाता है? उसको खतौनी कहा जाता है। तो जो लोगों ने यूपी स्पेशल को भी अच्छे से पढ़ा होगा वो लोग भी क्वेश्चन को टिकल कर रहे होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचियों की अगर बात कर लें हम तो हमने देखा होगा कि हमारे संविधान में 2 तरीके से, एक तो पहले के संविधान, पहले का मतलब क्या होता है? मूल संविधान, और इस समय जो चल रहा है यानी वर्तमान संविधान। हमने बताया था मूल संविधान में जो आर्टिकल हमारे पास हैं, अनुच्छेद थे, वो कितने थे? 395। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो 462 प्लस हो चुकी है। अब ये कैसे बने हैं? तो नए आर्टिकलों को उनके का, खा, गा, घा करके जोड़ा गया है। जैसे 15 में संशोधन हुआ तो 15 का का और ख जोड़ा गया। इसी तरीके से अगर बात कर ले हम लोग अनुसूची की, अनुसूची, तो मूल संविधान में अनुसूचियां हमारे पास कितनी थी? 8 थी। आज कितनी है? 12 है। अगर बात कर लें भाग की, तो मूल संविधान में भागों की संख्या 22 थी, आज कितनी है? तो 25 हो चुकी है। कितनी है? 25 हो चुकी है। अब इससे में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 5वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो आप सभी जानते हो कि जो 5वीं अनुसूची थी वो अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल एरिया से रिलेटेड थी। तो 5वीं अनुसूची किससे रिलेटेड थी? तो शेड्यूल एरिया से रिलेटेड थी। और अगर बात करें भाषाओं से रिलेटेड कौन सी थी? तो भाषाओं से रिलेटेड 8वीं अनुसूची हमारी थी। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण प्रदूषण के लिए अधिकतम सजा क्या हो सकती है? यानी कि एक कानून बनाया गया पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए 1986 में, उसके तहत कुछ प्रावधान सम्मिलित करे गए। उसमें बताया गया कि अगर आप जितने भी प्रावधान बनाए गए हैं उनका किसी भी तरीके से हनन करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो आपके ऊपर सजा का प्रावधान भी है। उसमें ये बात बताया गया कि अगर आप प्रदूषण फैलाते हैं तो उसके लिए अधिकतम सजा क्या हो सकती है, ये आपसे क्वेश्चन इसने पूछा है। तो अधिकतम सजा का क्या प्रावधान है, ये हमने आप लोगों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में जब उसकी धाराएं पढ़ाई हैं
तब हमने आप लोगों को बताया था। ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो यहाँ तक पहुँचे होंगे और आपने नोट्स पढ़ा होगा तो इसको आप रिप्लाई करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप जवाब देंगे। सीरियस जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोगों का कमेंट आता है, जवाब आता है, चाहे टेलीग्राम के माध्यम से आता हो या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आता हो, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, आप लोग जवाब इसका दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? एक बात आप समझिएगा अच्छे से कि देखो, मानवाधिकार एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है जिसको कहते हैं राष्ट्र मानवाधिकार, ठीक है, जिसको केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा फिर चलते हैं राज्य पे, तो राज्य पे राज्य अपना मानवाधिकार आयोग बनाता है, उसको कहते हैं राज्य मानवाधिकार। अब आपको एक बात बता दें, जो इनके आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो जो सेंट्रल पे होते हैं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और केंद्र पे राज्य पे कौन करता है? तो राज्य पे कर देता है राज्यपाल। लेकिन जो इनको हटाने की जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? वो होती है राष्ट्रपति के हाथ में। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। आपके पास ऑप्शन है रक्षा, आपराधिक कानून, पुलिस या विदेशी मामले। तो कौन से हैं मामले जिसको किसमें समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? अब बताइए, जो रक्षा का विषय है वो किसमें आता है? वो हमारा संघ सूची का विषय है। इसके अलावा पुलिस का विषय किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची का विषय है। विदेशी मामलों का जो मामला आता है वो किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची के। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा आपराधिक कानून, ये किसके अंतर्गत आता है? यानी क्रिमिनल लॉ किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, लोकसभा के जो सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का उल्लेखित किया गया है? तो बता दें आपको, इसके लिए आप एक ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं। अभी एक मूवी आई थी सैयारा, अब आप उस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। देखो इसका तरीका ये है कि 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करी गई है। कौन से न्याय है? स से हो गया सामाजिक, आ से हो गया आर्थिक, रा से हो गया राजनीतिक। तो सैयारा याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात करता है हमारा संविधान। जो प्रस्तावना में प्रियम्बल में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है। चलिए आई होप चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आप लोग क्वेश्चन भी अच्छे से टेकल कर पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निजी कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए कितने प्रतिशत प्रभावित परिवारों की लिखित सहमति अनिवार्य होती है? कितने प्रतिशत अनिवार्य होती है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं 50, 70, 80, 90, तो कितने परसेंट होती है निजी कंपनियों के लिए? देखो जो पीपी मॉडल के लिए होती है, ट्रिपल पी मॉडल के लिए वो होती है 70%, लेकिन अगर निजी कंपनियों की बात करते हैं तो उसके लिए होती है 80%। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ट्रिपल पी मॉडल के लिए 70% और निजी कंपनियों के लिए 80% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता का मसौदा स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी अध्यक्षता ... ने की थी। किसने की थी? जो आईपीसी थी उसका जो मसौदा, उसका जो सिनेरियो, उसका जो प्रारूप तैयार किया था स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? आपके पास ऑप्शन है
लॉर्ड मैकाले, चार्ल्स वुड, जॉन मोरलो या सर जेम्स स्टीफन। तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा तैयार किया गया था। अध्यक्षता किसने करी थी? लॉर्ड मैकाले जी ने करी थी। चलिए अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 360, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 360 निम्नलिखित में से किस अपराध से संबंधित है? 360 में कौन सी हमें धारा लगती है? आप सभी जानते हो, ये अब बदल के जो आईपीसी है, ये क्या है? आईपीसी। हम लोग पहले धाराओं को देखते थे, वो आईपीसी थी, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, इंडियन पिनल कोड था। अब इसको हम लोगों ने बदल दिया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के रूप में। अब जो आईपीसी है उसमें जो 360 धारा लोगों के लग जाती है, वो कौन सी धारा है? चोरी, बलात्कार, दंगा या हत्या का प्रयास। तो आप सभी जानते हो कि जो 360 धारा थी वो हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाती थी, लेकिन अब यही बीएनएस में 109 धारा नंबर 109 लगती है। पहले 360 उसको बोला जाता था, अब उसको 109 बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है भोपाल, मुंबई, पुणे या चेन्नई। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो कार्यालय है, हेड ऑफिस है इसका, मुंबई पर स्थित है। नाबार्ड का कहाँ पे स्थित है? मुंबई पे स्थित है। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना करी गई वो कब करी गई? तो आप सभी जानते हो कि जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। कहाँ पे है? कोलकाता में है। ये पूर्व का हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? ये पूर्व का हेडक्वार्टर है। अगर वर्तमान की बात कर लें मुंबई में है। वर्तमान में कहाँ पे है? मुंबई में। अच्छा, जो रिजर्व बैंक का जो प्रथम बार राष्ट्रीयकरण किया गया वो कब किया गया? तो वो किया गया 1 जनवरी 1949 को। कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ये बस आप इतनी इसकी जो बेसिक्स क्वेश्चन है उनको भी आप साथ में याद करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास है प्रावकत्व, संवहन, विकिरण या अभिभवन। तो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हम लोग संवहन। क्या कहते हैं? संवहन। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है। जल वाष्प किस में परिवर्तित होती है? जल की बूंदों में परिवर्तित होती है। क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं विशरण, संघनन, वाष्पीकरण या ऊर्ध्वपातन। तो क्या कहलाता है? तो आप सभी जानते हो कि वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण होता है जल का वाष्प में बदलना। वाष्पीकरण होता है जल का वाष्प में बदलना। और संघनन क्या होता है? तो संघनन होता है जल वाष्प का जल की बूंदों में बदलना। क्या होता है? संघनन। अब इसके अलावा ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है ठोस से गैस में बदलना। क्या होता है? गैस से गैस में बदलना। जैसे आपने कपूर जलाया तो कपूर ठोस था, अब वो गैस बन के उड़ गया, तो ये कौन सी प्रोसेस था? तो ये ऊर्ध्वपातन प्रोसेस था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया रोग हो सकता है? तो कौन सा है? ऑप्शन है आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन या क्रोमियम। आप सभी जानते हो जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं यानी कि उनको कहते हैं आरबीसी, यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनको लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। तो आप जानते हो ये क्या करती हैं? बॉडी में ब्लड को हीमोग्लोबिन की सहायता से लाल रंग करती हैं, लाल रंग प्रदान करती हैं। ये लाल होती किस लिए हैं? क्योंकि बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन है तो इनका रंग क्या होगा? लाल होगा। अगर व्यक्ति में आरबीसी की कमी है
तब उसमें क्या कमी होती है, आयरन की कमी होती है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब आपके शरीर में खून की कमी आती है तो डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करता है, आयरन की गोलियां देता है। वो जानता है कि आरबीसी बॉडी में कम हुआ है, और ये कैसे इसकी पूर्ति होगी, जब वो आयरन की गोली खाए या फिर आप चुकंदर या अनार का भी सेवन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1950 में सर्वोदय योजना का जो मसौदा यानी जो इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, जो उसका सिनेरियो तैयार किया गया, जो उसका प्रारूप तैयार किया गया, किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? आपके पास जो ऑप्शन है वो है JRD टाटा, JP नारायण, KC नियोगी, MN राय। तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये जो तैयार किया गया था ये JP नारायण जी के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए अगला है 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने करी थी? ऑप्शन आपके पास दिए हैं लॉर्ड मैकाले, हेनरी डिरेजियो, लॉर्ड डलहौजी, जोनाथन डंकन। तो किसके द्वारा करी गई थी? तो ये अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले जी के द्वारा की गई थी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? 1857 का जब भारत में विद्रोह हुआ तो उस समय मुगल शासक कौन था? आपके पास ऑप्शन है जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब या नाना साहब। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहादुर शाह द्वितीय था। जब 1857 की क्रांति मुगल उस समय शासक उसने पूछा है तो बहादुर शाह द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तुर्की में, ब्रिटेन में, अमेरिका में या आयरलैंड में? तो कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आपको बता दें जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, यानी USA यानी अमेरिका में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो लाला, यहाँ पे संस्थापक की बात कर लें तो कौन थे? तो लाला हरदयाल सिंह थे। कौन? लाला हरदयाल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी? किसने करी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है देवेंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या सुरेंद्र नाथ टैगोर। तो किसने करी थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना? आप सभी जानते हो कि जो सभाओं से रिलेटेड जो था इससे क्वेश्चन आता है, जैसे आर्य समाज की स्थापना, वेद समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, यंग बंग आंदोलन की स्थापना। इस तरीके से जो थी इनका हमने पूरा चार्ट बना के आप लोगों के लिए हिस्ट्री में प्रोवाइड किया था। अब आप उसको एक बार अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगर जिस बच्चे ने अच्छे से उसको पढ़ा होगा तो तुरंत जवाब दिया होगा कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापना करी गई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, यंग भंग आंदोलन किसने चलाया था? विलियम डेरेजियो के द्वारा चलाया गया था। तो इस तरीके से पूरा चार्ट था, आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, क्या डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत किसने करी थी? शुरुआत किसने करी थी? कब की बात है? 1930 में। तो ऑप्शन आपके पास है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप इसको जाकर के क्रॉस चेक करिएगा। UPSI का जो 14/11/2021 शिफ्ट नंबर 2 इस दिन पेपर हुआ था, ये सेम क्वेश्चन आया था, उसी का PYQ। हमने कहा PYQ भी है और संभावित प्रश्न भी है। तो किसने किया था? तो आपके पास जो ऑप्शन है MN जयकर, ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर की जी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। किसकी? डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की। कब? 1930 में। चलिए उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारण किए हैं? कैसे कार्य निर्धारण किए हैं? तो आपके पास ऑप्शन है उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ दोनों इलाहाबाद में है, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसकी न्यायपीठ लखनऊ में है, उच्च न्यायालय लखनऊ में उसकी न्यायपीठ इलाहाबाद में है, उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ दोनों लखनऊ में है। तो आप जानते हो जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। कहाँ पे है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। और उसकी खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाता है।
चलिए अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके पास जो ऑप्शन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत का राष्ट्रपति। तो कौन करता है? तो आप सभी जानते हो कि जो राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं वो करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा इसकी की जाती है। चलिए, हमने आपको उत्तर प्रदेश जब हमने पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि इसका नामकरण कैसे कैसे बदला गया। जैसे उत्तर प्रदेश प्रांत 1836 में रखा गया, फिर इसका प्रांत आगरा और अवध 1887, इस तरीके से हमने पूरा इसका क्रम बताया था, तो वो भी जाकर के आप इसको जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये पूरा बैच से रिलेटेड डिटेल है, तो आप जा करके अच्छे से अगर चीज़ों को कवर करना है, सब कुछ नोट्स से है, आप एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है अगर आपने अच्छे से नोट्स को कंप्लीट किया होगा, चाहे वो मूल विधि का हो, पॉलिटी का हो, या स्टैटिक का हो, या फिर साइंस का हो। तो आज की क्लास ये कंप्लीट होती है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। अगले इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस जारी रखेंगे। यूपी स्पेशल के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 18 चैप्टर कम से कम उसमें हमने कंप्लीट किए हैं। जल्द ही अगला वीडियो उसके लिए भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, वरना आप नोट्स से अच्छे से उन चीज़ों का रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए, आप लोगों ने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी करी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व भी किया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।